तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुछ महीनों से रशिया यूक्रेन वॉर के हालात चल रहे हैं, पर कुछ दिनों से ये मुद्दा आग की तरह फैल रहा है। इस वॉर के चलते हमारे मन में कुछ सवालात आते होंगे कि इस वॉर का क्या मकसद था और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों दोनों कंट्रीज के सिविलियंस अपनी कंट्रीज छोड़ने पर मजबूर हुए, क्यों दोनों कंट्रीज को इतना जानी और माली नुकसान हुआ। इन सभी बातों को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। Putin says Moscow will respond with all the means if Russia's territorial integrity is threatened. दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन नाटो को रशिया के खिलाफ दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखते हैं। नाटो टोटल 30 यूरोपियन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। पुतिन का ख्याल है अमेरिका और उसकी नाटो कंट्रीज का प्लान रशिया को टुकड़ों में बांटकर इसे खत्म कर देना है। वो पिछले कई सालों से नाटो कंट्रीज से कह रहे थे रशिया के आसपास की कंट्रीज में अपना मिलिट्री बेस ना बढ़ाए और अपने पुराने मिलिट्री बेस को खाली करे। मामला तब हद से बढ़ गया जब यूक्रेन, जो रशिया का पड़ोसी मुल्क है, जिसने नाटो ज्वाइन करने का ऐलान किया। पुतिन का मानना था कि यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने से नाटो और उसके मिलिट्री बेस उनके दरवाजे पर आ खड़े हो गए। इसलिए पुतिन ने 10 नवंबर 2021 से अपनी पूरी फौज को यूक्रेन के बॉर्डर पर जमा करना शुरू किया। 24 फरवरी से पहले कुल 1,90,000 की फौज यूक्रेन के बॉर्डर पर जमा हो चुकी थी। 24 फरवरी की सुबह प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने पब्लिक अनाउंसमेंट में यूक्रेनियन गवर्नमेंट को नाजी से कंपेयर किया और अपनी फोर्सेस को यूक्रेन पर अटैक करने को कहा। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि उनका मकसद यूक्रेन को अपने कब्जे में करना नहीं, वो बस यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। और कुछ ही वक्त के बाद मिसाइल, रॉकेट्स, एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के कुछ इलाकों पर हमला शुरू होता है। इसके अगेंस्ट में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वीडियो जारी किया और यूक्रेन में फौजी कानून लगा दिया गया। इस जंग में रशिया का साथ बेलारूस और यूक्रेन के दोनबास और लुहांस रीजन के लोग दे रहे थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं, वहाँ के लोग अपने आप को आज़ाद कंट्री की तरह देखते हैं। पुतिन पर 2014 से इन सेपरेटिस्ट को मिलिट्री सपोर्ट देने का इल्जाम है। उसी बीच इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आती है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें पुतिन की निंदा की गई और फौरन यूक्रेन से अपनी फोर्सेस को वापस लेने की डिमांड की गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी पुतिन के मिलिट्री ऑपरेशन को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया और उसके साथी बेलारूस पर तरह तरह के सैंक्शंस लगाए, जिससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन को यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान जैसी बहुत सी कंट्रीज से मिलिट्री सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जिसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स के जंगी हथियार और जंग में लगने वाले जरूरी सामान शामिल थे। यूक्रेन के कैपिटल कीव में रशियन मिलिट्री को यूक्रेन की तरफ से भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। 28 फरवरी को रशियन फोर्सेस ने कीव के नॉर्थ और वेस्ट के कुछ इलाकों को तेजी से अपने कब्जे में ले लिया, जिससे इंटरनेशनल न्यूज में ये हवा फैलने लगी कि कीव कभी भी रशिया के कब्जे में आ सकता है। दूसरी जानिब यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस ने रशियन फौज को मेन एरिया में घुसने से रोक कर रखा। रशियन फोर्सेस की पूरी कोशिशों के बाद भी उनके पुअर मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से कीव को घेरने में नाकाम रही। कीव में तकरीबन 1 महीने तक फौजी ऑपरेशन चलता रहा, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। 29 मार्च को इस्तांबुल में हुए पीस टॉक में रशिया ने यह फैसला किया कि वो कीव को पूरी तरह से खाली कर देगा, और जब ये हुआ तो यूक्रेनियन आर्मी ने वापस से अपने कीव के आसपास के इलाकों को रिकैप्चर कर लिया, जो कि बर्वरी, चर्नोबिल, चर्निहिव, शोस्टका एंड समी है। लेकिन सवाल ये आता है कि रशिया ने ऐसा क्यों किया। रशिया, जो कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर हमला करने में नाकाम हो रहा था और इसके अगेंस्ट में यूक्रेनियन फोर्स अपनी कंट्री को बचाने में कामयाब हो रही थी, तो रशिया ने प्लान किया कि वो अपनी पूरी फोर्स को एक जगह करके यूक्रेन के किसी एक हिस्से पर हमला करेगा और यूक्रेन के ईस्टर्न एरिया में अपनी पूरी फोर्स को तैनात कर दिया। जब यूक्रेनियन फोर्स वहां जाती है तो बुचा नामी एक इलाके से सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद होती है। जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बुचा को विजिट किया तो इसे एक जेनोसाइड कहा, पर जिसे रशिया आज भी डिनाई करता है। साथ ही साथ पुतिन पर वैंगर ग्रुप और रशियन चेचन फोर्सेस के साथ मिलकर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का असासिनेशन प्लान करने का इल्जाम भी लगाया जाता है।
6 सितंबर को यूक्रेन का खार्किव रीजन जो रशिया के कंट्रोल में था उसके आसपास के इलाकों पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने सरप्राइज अटैक किया। करीब 12 सितंबर तक खार्किव रीजन के लिए जंग चली और यूक्रेनियन फोर्सेस ने खार्किव को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। इस वजह से रशियन फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। 21 सितंबर को पुतिन अपने पब्लिक अनाउंसमेंट में कहते हैं कि वो अपने मुल्क को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया। पार्शियल मोबिलाइजेशन में कंट्री की रिजर्व फोर्सेस और उन लोगों को जमा करके जंग में भेजा जाता है जिन्हें मिलिट्री स्किल्स आती हो या फिर वो बैटल फील्ड के बारे में किसी भी तरह का नॉलेज रखते हो। रशियन पार्शियल मोबिलाइजेशन में 18 से 50 साल के शहरी लोग आते हैं। रशियन सिविलियंस वॉर नहीं चाहते, इसलिए वो पहले दिन से इस वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें पार्शियल मोबिलाइजेशन के चलते ना चाहते हुए भी इस जंग में शामिल कर दिया जा रहा है और जो लोग पार्शियल मोबिलाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं उन पर गवर्नमेंट की तरफ से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसलिए इस ऐलान के बाद रशियन सिविलियंस अपनी कंट्रीज छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी के चलते कुछ दिनों बाद 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज को धमाके से उड़ा दिया गया जो रशिया के कब्जे में था। धमाके के एक वीक बाद रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज और एफएसबी ने यह दावा किया कि ये हमला यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिल बुदानोव ने प्लान किया। रशियन एफएसबी ने 3 यूक्रेनी और दूसरे कुछ अमेरिकी लोगों को गिरफ्तार किया जो इस हमले में शामिल थे। एफएसबी ने यह दावा किया कि इन लोगों ने एक्सप्लोजिव को कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर छुपा कर लाया और इसे ट्रक पर लोड करके इससे ब्रिज को उड़ा दिया, जिसके जवाब में यूक्रेनी फॉरेनर मिनिस्ट्री और वॉशिंगटन डीसी में यूक्रेनी एम्बेसी ने इस इल्जाम का फौरी जवाब नहीं दिया। पर दूसरे गवर्नमेंट्स के लोगों ने इस इल्जाम को मनगढ़ंत बताकर इसे रशिया की यूक्रेन में किए हुए ताज़ा हमलों को जायज़ बताने के लिए की गई कार्रवाई कहा। 8 अक्टूबर को हुए क्रीमिया ब्रिज के धमाके के जवाब में 10 अक्टूबर को रशियन मिसाइल्स ने यूक्रेन की राजधानी पर वापस से अटैक करना शुरू किया। इस बार रशियन मिलिट्री ने ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। ये महीनों बाद कीव में अब तक सबसे बड़ा अटैक था जिसमें कैपिटल कीव को काफी नुकसान पहुंचा। ड्रोन्स और मिसाइल्स ने काफी रिहायशी बिल्डिंग्स और सिटी के सेंट्रल रेलवे हब को निशाना बनाया जिसमें 19 लोगों की मौत हुई और 105 लोग जख्मी हुए। इस पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि रशिया ने ईरानियन ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। कीव में कई जगह शाहिद 136 ड्रोन्स काफ़ी नीचे से उड़ते हुए दिखाई दिए। इसी दिन यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में बताया यूक्रेन ने अब तक 37 ईरानियन शाहिद ड्रोन्स को मार गिराया। दोस्तों आइए देखते हैं 7 महीनों से चली आ रही इस वॉर में रशिया यूक्रेन को क्या लॉसेस हुए। रशिया यूक्रेन वॉर कैजुअल्टीज़ को देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 14,000 से ज़्यादा की वॉर कैजुअल्टीज़ नोट की गई, जिसमें जान गंवाने वाले सिविलियंस की तादाद 5,000 और जख्मी सिविलियंस की तादाद 8,000 बताई जा रही है। इस वॉर की वजह से तकरीबन 7 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और 8 लाख के करीब लोग यूक्रेन के अंदर ही अपना शहर छोड़ने पर मजबूर है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की बात की जाए तो वो करीब $100 बिलियन तक हो चुका है। यूक्रेन की जीडीपी वॉर की वजह से 45% तक के गिर चुकी है। वहीं अगर रशिया की बात की जाए तो दी इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक टोटल 15,000 से ज़्यादा रशियन फौजी ने यूक्रेन में अपनी जानें गंवाई। पर रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये नंबर कुछ और बताते हैं। वहीं इस वॉर ने रशिया को वापस 4 साल पीछे ढकेल दिया, जबकि अमेरिकन और यूरोपियन सैंक्शंस का रशिया पर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ है। पर अब रशिया की जीडीपी में भी 4% की गिरावट देखी गई है, जो आने वाले वक्त के साथ और भी बढ़ सकती है। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा काम अच्छा लगता है और आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।